छोटी हो या बड़ी मायने नहीं रखता। मायने रखता है उस उम्र में किया गया साहस और मेहनत। मध्य प्रदेश के गांव कस्बों में प्रतिभाओं का अनमोल खजाना छिपा हुआ है। उसी खजाने से एक मोती आज हम चुनकर लाए हैं। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे सिंगोली का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के साक्षात्कार में नगर के युवा एमबीबीएस डॉक्टर हितेश जी व्यास का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेश जी व्यास आपका। थैंक यू सो मच। हितेश जी, मेरा पहला सवाल है कि नीट की परीक्षा भारत में एक बड़े स्तर पर दी जाती है जी। काफी विद्यार्थी हर साल इसमें अपना भाग्य आजमाते हैं, तो आपने नीट की प्रिपरेशन कैसे की? दरअसल शुभम जी, ये है कि मेरी जो प्रारंभिक जीवन जो है 12th क्लास तक मैंने एजुकेशन सरस्वती से करी। सरस्वती सिंगोली शिशु, हाँ, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सिंगोली जी। उसके बाद मैं 11th क्लास में कोटा चला गया था एलएन की कोचिंग करने के लिए। नीट की प्रिपरेशन मैंने वहीं करी थी। 11th 12th मैंने प्रिपरेशन वहीं करी और 12th में एग्ज़ाम दिया। 12th में एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं हो पाया तो मैंने 1 साल का ड्रॉप आउट दिया। बहुत मेहनत करी, कोशिश करी और उसके बाद 1 साल का ड्रॉप देने के बाद 2015 में मुझे नीट में सिलेक्शन मिला और कॉलेज अलर्ट हुआ। क्या रैंक रही होगी उस समय आपकी नीट में? जी, उस टाइम अराउंड 420 अराउंड कुछ नंबर थे, 428 429 ऐसे कुछ नंबर जो थे। एक काफी अच्छे नंबर हाँ, माने जा सकते हैं उस टाइम के हिसाब से। आज की भी जब देखते हैं हम जनरल की जो कट ऑफ निकलती है 350 के समथिंग या हाँ, ऐसा ही कुछ निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल इसी के हिसाब से निकलती है। तो उस टाइम अराउंड 429 समथिंग कुछ नंबर थे और 7000 8000 समथिंग रैंक थी जी एमपी के अंदर जी। तो उस हिसाब से अपन को जनरल कैटेगरी के हिसाब से अपन को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था। तो एलन में जब आप स्टडी करते थे जी, तो वहाँ की स्टडी करते समय आपको किस प्रकार से फैकल्टी का सपोर्ट मिला या कुछ आपने और भी कोर्सेज लिए या कोई और क्रैश कोर्सेज लिए साथ में? दरअसल एलन एक नाम ही काफ़ी है। अच्छा। हाँ, एलन में अगर आप चले गए पढ़ने के लिए तो वहाँ की फैकल्टीज आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी और मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं बाहर का क्रैश कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी उसमें। वो तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट करते होंगे। अगर आप बंसल भी ज्वाइन करोगे तो भी वो उसी प्रकार सपोर्ट करेगा। जी, सपोर्ट सभी करते हैं सपोर्ट क्योंकि एक बच्चे की तरह आपको पाल के रखते हैं, बढ़ाना उनको, आपको आगे बढ़ाना उनका मेन मकसद तो वही रहता है। अच्छा, अभी कोटा फैक्ट्री एक वेब सीरीज आई है जी, तो सेम उसी से मिलती जुलती है, आपको भी इसको देखकर अपनी यादें ताजा हुई होगी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी दरअसल अभी कुछ टाइम पहले मैंने सीजन 2 कंप्लीट किया उसका। जी। काफी अच्छा लगता है जब पुरानी यादें वापस से जीना और वो लोग हमारी यादें एक हमें ताजा करवा रहे हैं, मतलब काफी अच्छा लगता है। तो इस पर आप कितने घंटे अपनी नीट की प्रिपरेशन को देते थे? धीरे धीरे समय बढ़ता गया क्योंकि स्टार्टिंग में 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन जब लगा वहाँ के टेस्ट सीरीज दिए कि ये टाइम बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, धीरे धीरे उसको 8 घंटे किया। एट द एंड आते आते वो 12 घंटे तक रुका टाइम। आपके फादर भी डॉक्टर जी हैं और आपके छोटे भाई भी एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। जी, वो सेकंड तो ईयर ये में। प्रेरणा आपको मिली कहाँ से कि मैं भी एमबीबीएस में ट्राई करूं, किसी और फील्ड में क्यों नहीं? दरअसल क्या है कि बचपन से देखता आ रहा हूँ पापा को। मेरे नाना जी भी जो थे वो वैद्य थे, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी त्रिपाठी, शामगढ़ में। और पापा को बचपन से देखता आ रहा हूँ और मेरे दादाजी का खैर काफ़ी बड़ा सपना था ये कि जो मेरे दोनों पोते हैं वो बहुत बड़े डॉक्टर बने। अच्छा। तो बचपन से बस अब यही सुनते आ रहे हैं कि बनना है और पापा को देख के, सब काम देख के तो लगन लगी। सपना था या अपना भी सपना था? जब क्या होता है कि जब आप बचपन से कोई एक चीज़ देखते आ रहे हैं, और मेरे रोल मॉडल दरअसल क्या मेरे पापा ही है, तो क्या है कि मेरा आइडल सब वही है। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे को बचपन से था कि बस मेरे को उनके सा बनना है, उनके सा नाम कमाना है, उनका नाम आगे बढ़ाना है। हितेश जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि नीट की जो एग्जाम तो आपने फाइट कर ली थी जी, उसके बाद आपको आरडी गार्डी कॉलेज उज्जैन में मिल भी चुका था। बिल्कुल। तो उज्जैन में जब आपने नीट की सिलेबस को पढ़ा या नीट की एग्जाम वगैरह फाइट की, जो नीट का सिलेबस क्या है वो हमारे दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि किस प्रकार से बच्चों को नीट की प्रिपरेशन करना चाहिए। नीट में फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 10th के बाद आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो आप बायो लेते हैं, साइंस बायो लेते हैं। तो आपका एक सपना होता है सबका कि उनको नीट करना है, उनको एमबीबीएस फाइट करना है, उनको बीडीएस करना है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को फोकस कर लिया। इन्हीं को ही फोकस करना है। अच्छा, मूलतः ये 3 ही है। हाँ, नीट क्रैक करने के लिए 3 ही है। बाकी अदर देन इनके हमें हिंदी और इंग्लिश जो हमें करना जो पड़ती है 11th-12th में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, वो अलग चीज हो जाती है। तो भैया कुल मिला के अगर आपको क्रैक करनी है नीट, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर फोकस जम के कर दीजिए। बाकी अन्य जो आपका पाठ्यक्रम है वो भी आपको कंपलसरी पढ़ना है जी। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लगभग 90 क्वेश्चन आते हैं नीट में, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको 90 के 90 क्वेश्चन कंप्लीट करें, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बच्चा क्लियर कर सकता है। अच्छा। क्योंकि नीट में जो एनसीईआरटी जो बुक होती है बायोलॉजी की, उसको सब पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन आते ही उनमें से हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन सब कर लेते हैं। अब बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये जो इसमें डिवाइड हुआ है केमिस्ट्री और फिजिक्स, सबसे स्कोरिंग और रैंकिंग सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। अगर किसी बच्चे के नंबर सेम आ रहे हैं, आप मान लीजिए किसी के 500 नंबर आ रहे हैं, तो उसका फिजिक्स का नंबर चेक किया जाएगा कि फिजिक्स में ज्यादा है कि नहीं। अच्छा, अन्य सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर फिजिक्स में नंबर ज्यादा है तो उसकी रैंक उस सामने वाले बच्चे से ऊपर चली जाएगी। अच्छा, ये उसमें रहता है सिस्टम। ये बड़ा फैक्टर है जी हाँ, क्योंकि फिजिक्स का एक डर सबको रहता है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग मैथ नहीं लेते क्योंकि उनको डर लगता है, इसलिए लोग बायो में चले जाते हैं, कॉमर्स में चले जाते हैं, आर्ट्स में चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सपना ही होता है तो इसलिए वो बायो में जाते हैं। फिजिक्स भी एक ऐसी चीज है, लोगों को डर लगता ही लगता है। अगर आप आईआईटी जाएंगे तो आईआईटी में तो मेनली चीजें मैथ्स और फिजिक्स से ही चलती है। अब ये रही बात यह है कि आपने नीट तो क्लियर कर ली, लेकिन ये जो आपके जो केमिस्ट्री है ये पीछे आपका वहां भी नहीं छोड़ेगी एमबीबीएस में। अच्छा, केमिस्ट्री आपके साथ लगी रहेगी, बनी बिल्कुल, रहेगी। कुछ ना कुछ उसका पार्ट, कुछ ना कुछ उसका अंश आपका लगा ही रहेगा हमेशा एमबीबीएस की होल लाइफ में, वो आएगा ही आएगा। तो इसका जो सिलेबस वगैरह रहता है वो किस प्रकार से रहता है? सिलेबस इसका ऐसा रहता है कि ये सब अपने आप में अलग अलग डिवाइडेशन का चलता है। बच्चों को पढ़ने के लिए भी इनका अलग अलग अपना अपना डिवाइड करके चलना कितने साल का रहता है कोर्सेस अभी वर्तमान में नीट का? ये 11th-12th करना है अपन को। बेसिक क्वेश्चंस सारे उठ के नीट में 11th एंड 12th से ही आते हैं। नीट की एग्जाम तो क्लियर हो गई। हाँ, जो एमबीबीएस में ओके। एमबीबीएस का सिलेबस बेसिकली अगर अपन देखते हैं 4.5 से 5 साल का रहता है। फर्स्ट ईयर 1 साल का, खैर अब तो सब 1-1 साल के डिवाइड कर दिए। जब हम लोग 2015 में थे, फर्स्ट ईयर 1 साल का, सेकंड ईयर 1.5 ईयर 1.5 साल का, थर्ड ईयर 8 या 9 महीने का, फाइनल ईयर 9 महीने का, देन इंटर्नशिप। अभी सब कुछ 1-1 साल का हो गया है। टोटल एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट्स है। अच्छा, आपको फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक 19 सब्जेक्ट आपको कवर करना है। आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ, आपको नहीं, वो पूरे टोटल 19 हो जाएंगे आखिरी में आखिरी आते जी 19 सब्जेक्ट हो जाएंगे जी। फर्स्ट ईयर में 3 होंगे। अच्छा, ये स्टूडेंट के ऊपर ऑप्शन रहता है कि वो 19 को अपने हिसाब से डिवाइडेशन करे या एक पाठ्यक्रम ही फिक्स रहता है? ईयर वाइज पाठ्यक्रम फिक्स रहता है जी। लेकिन अब आजकल क्या हो गया कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, उसमें कोचिंग्स चल गई है, ऑनलाइन कोचिंग्स आ गई है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप आपके हिसाब से पढ़ सकते हो, अपन सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी वाइज ही आपको चलना पड़ेगा। आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल आपको यूनिवर्सिटी वाइज ही देने पड़ेंगे। अभी वर्तमान में कई ऑनलाइन कोर्सेस भी उपलब्ध हो रहे हैं, तो उनसे भी काफी हेल्प मिलती है। बिल्कुल, काफी ज्यादा हेल्प मिलती है उन चीजों से। मतलब ये होता है ना कि एक आपको, आप चल रहे हो तो आपको एक कोई पीछे से सपोर्ट मिल चुका है। वो ऐसी चीज है, आपके शॉर्ट नोट्स, आपके निमोनिक्स, आपको पढ़ने का तरीका, आपका टाइम डिवाइडेशन, वो हर चीज बता देते हैं। तो अपने लिए बहुत बेनिफिशियरी चीजें हैं सारी। तो आपने 2019 में अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया होगा जी। तो अभी जो नई जनरेशन है और अभी का जो सिलेबस है नीट का या फिर एमबीबीएस का, इसमें कोई चेंजेस रहता है? अभी नीट में और एमबीबीएस में इतना चेंजेस नहीं आया। सेम पैटर्न हाँ, ही है। पैटर्न सेम ही है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में चेंजेस आ गए। अच्छा, तो अभी आपकी कंटिन्यू स्टडी जारी है? जी बिल्कुल, पोस्ट ग्रेजुएशन की मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी ले रखी है।
बराबर उनको टाइम अभी मैं फ़िलहाल नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे मेरा टाइम निकाल के उनको दूँ, क्योंकि आफ्टर MBBS आप एक जगह नहीं रुक सकते, जी। आपको चलता ही रहना पड़ेगा आगे, क्योंकि आप जिस फील्ड में आए हैं, आप जो मेडिकल लाइफ में आए हैं, उसमें पढ़ाई का स्टॉपेज कहीं भी नहीं है। अच्छा, जब तक आप पढ़ना चाहो, जब तक आप पढ़ना चाहो तब तक आप पढ़ो, आपके पास सारे फील्ड ओपन है, आपको कहीं नहीं, कोई नहीं रोक सकता अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। विश्व ने, इंडिया ने, मध्य प्रदेश ने, मैंने, हमने, आप सब ने इस कोविड क्राइसिस में काफ़ी लोगों को खोया है। डॉक्टरों की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। तो उस कोविड काल में आपने किस प्रकार से इसको हैंडल किया, उस प्रेशर को? आपके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस समय और कैसे आपने उस जिम्मेदारियों को निभाया, उसके बारे में बताया। शुभम जी, जब कोविड की फर्स्ट लहर थी जी, उस टाइम हम लोग फाइनल ईयर में थे। अच्छा। फाइनल ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, हम लोगों की इंटर्नशिप चालू हुई। उसके बाद मैंने वहाँ पे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की असिस्टेंट पोस्ट पे मैंने जॉब ज्वाइन करी, और जैसे मैंने जॉब ज्वाइन करी कुछ 3 या 4 दिन बाद वापस से कोविड की सेकंड लहर चालू हो गई। हम लोग प्रिपेयर थे पहले से, क्योंकि हम लोगों ने पहले बहुत देख चुके थे फर्स्ट ईयर में कि वर्ल्ड हेल्थ में हाँ, आपको नॉलेज होगा इसकी। हाँ, हमारा पूरा कॉलेज, इवन हमारा नहीं, हमारे पूरे कंट्री का जितना भी मेडिकल सेक्टर था वो सब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि ऐसी चीज़ होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि सेकंड लहर इतनी स्पीड से आएगी और इतनी ज़्यादा दुख भरी चीज़ें हो हमारे सामने घटित होगी कि हम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे। सेकंड लहर आई, हम लोग हमारी प्रिपरेशन में थे, हमने सोचा नहीं था कि इतनी स्पीड से पेशेंट आएंगे। जी। पेशेंट बहुत कंटिन्यूसली पेशेंट आए, हमने 20-20, 22-22 घंटे ड्यूटी करी एक दिन में। कहाँ खाना, कहाँ पीना, कुछ भी नहीं, कहाँ सोना, कुछ भी नहीं। जैसे उठ के गए, कोई नाश्ता नहीं, लग गए पेशेंट्स में, और इतनी भीड़, इतने सीरियस पेशेंट्स, मतलब जिसकी हद नहीं। हम लोगों का, सबको लोगों का कॉन्फिडेंस एक बार तो डाउन होने लगा, कि हमें लगा कि यार इतने सारे पेशेंट्स एक साथ आ रहे हैं, और सबसे मेन बात यह है कि हम लोग उनको इस दुख में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि जो पेशेंट्स थे इतनी बुरी हालत में थे कि हम लोगों को, हमारी अंदर से आत्मा एकदम ऐसे बोल रही थी कि भगवान ये चीज़ कैसे न कैसे करके ख़त्म करो। हम लोग, हमारी पूरी डॉक्टर की टीम, हर डिपार्टमेंट, पूरे 19 जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए थे, सारे डिपार्टमेंट के PGs, सारे बच्चे, सारे इंटर्न्स, सारे वर्कर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे प्रोफेसर्स, सब लगे हुए थे, सब नए, क्योंकि उसमें इस बार के कोविड में इतने चेंजेस आए थे कि जो फर्स्ट लहर थी उसमें और इसमें बहुत बदलाव आ गए थे, सिम्टम्स में, ट्रीटमेंट में, हर चीज़ में। अच्छा, एक डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब वो किसी को अपने सामने फर्स्ट बार मरते हुए देखता है, तो उस कोविड काल में आपने भी कभी आपकी ड्यूटी के दौरान किसी को दम तोड़ते हुए देखा ऐसा? तो बहुत ज़्यादा नाइटमेयर वाली सिचुएशन थी मेरे लिए जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा। कुछ 15 या 20 दिन हुए होंगे मुझे कोविड में उसके बाद। तो मतलब ये था कि मैं जब लौट के आया जॉब से, तो मेरे लिए कुछ सप्ताह तक सोना मुश्किल हो गया था। अच्छा। उस इंसान को मरते हुए देखते और उसके परिजनों को बिलखते हुए देखते हुए। 22 घंटे 20 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है एक दिन में काम करना। तो इस टाइम ड्यूरेशंस के बाद अपने आप को रिलैक्स कैसे करते थे? कुछ टाइम घर पे बात करके। घर वाले मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, घर वालों ने हमेशा। जब मैं पापा मम्मी को बताता था कि पापा ऐसा हो गया, पापा ऐसा हुआ, मम्मी ऐसा हुआ, तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं बेटा, ये चीज़ निकल जाएगी, तुम लोग तुम्हारी मेहनत कर रहे हो, करते रहो। म्यूज़िक सुन के, गाने सुन के, थोड़ा सा रिलैक्स करके। तो जब आप उस समय तो आप उज्जैन थे जी, तो उज्जैन में थे, तब भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने इस लोकल छोटे से कस्बे के बारे में भी ध्यान रखते थे कि यहाँ कोविड की क्या स्थिति है? बिल्कुल। मैं टाइम टू टाइम अपडेट लेता था यहाँ की, चाहे पापा हो, चाहे मेरे जो फ्रेंड सर्कल जो यहाँ पे वो हैं, और जो मेडिकल सेक्टर है यहाँ का, जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे। और मैंने ये भी स्टार्ट किया था कि अगर किसी को कभी भी कोई दिक्कत स्टार्टिंग हो, फेज चालू हुआ हो, कोई समस्या आ रही हो मेडिकल से रिलेटेड,
बीमारी से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, क्योंकि लोगों के मन में एक डर बैठ गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने काउंसलिंग भी लोगों के लिए चालू करी थी कि आप कभी भी बेफिक्र होकर 24/7 आप मुझे कॉल करिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको उस समस्या से मैं कुछ ना कुछ थोड़ी तो राहत दिला सकता हूँ, थोड़ी बहुत कुछ होममेड रेमेडीज़ बता सकता हूँ जिससे आप थोड़े से शांत रहें, आपका थोड़ा जो सर्दी जुकाम हल्का फुल्का है, जो मिथ्स जो थोड़ी सी बैठ गई है दिमाग में, उन चीज़ों से हटें। वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया काफ़ी लोगों को। अभी आप आरडी गार्डी कॉलेज में हैं जी। आरडी गार्डी में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है जी, वो किस प्रकार है? आरडी गार्डी में आप जैसे एंटर करेंगे आईपीडी के अंदर, आईपीडी के अंदर एक आईपीडी क्या होता है? आईपीडी एक, देखिए किसी भी मेडिकल कॉलेज को या किसी भी हॉस्पिटल को ले लीजिए, दो चीज़ों में डिवाइड किया है, ओपीडी, आईपीडी। ओपीडी में क्या है, बाह्य रोगी विभाग जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे एक टाइमिंग फिक्स होता है, वर्किंग डेज का टाइमिंग फिक्स होता है, लाइक 9 to 4 के बीच में आपको 9 AM to 4 PM के बीच में आप पेशेंट्स वहाँ पे आ सकते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। आईपीडी इज लाइक कि वहाँ पे पेशेंट्स एडमिट होते हैं, इनर पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं जी। पेशेंट्स का एडमिशन, पेशेंट्स के लिए वार्ड्स, पेशेंट्स की सर्जरीज, सारी लैब्स, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल होती है और वो 24/7 ओपन रहता है। और मेरी जो मेन ड्यूटी है असिस्टेंट कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, मैं कैजुअलिटी जिसको आकस्मिक चिकित्सा सुविधा है, आकस्मिक चिकित्सा आप जैसा कहना चाहे बोल सकते हैं। आईपीडी में एंटर करती सबसे पहला जो रूम आएगा वो हम लोग वहीं बैठते हैं। इमरजेंसी में जितने पेशेंट्स आते हैं वो सब हमारे पास सबसे पहले वहीं आते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको देना, ऊपर से कोई भी पीजी हो, जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी डॉक्टर्स हैं हमारे, जो भी डिपार्टमेंट के, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो भी पेशेंट आते हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा, उन लोगों को सबसे पहले मैनेज करना और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स को उनको बुला के उनको दिखवाना, उनका एडमिशन करवाना, सारी चीज़ें वो हमारे साथ में चलती है और हमारे अंडर में आती है। व्यास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जी कि आप खुद एक डॉक्टर हैं और आपके दोनों बच्चे भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर, एक बच्चा तो एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका है, दूसरा अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहा है। तो आपने अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर के रूप में ही देखना चाहते थे या कुछ और सपना था आपका? देखो, वैसे आज के इस युग की प्राथमिकता है कि चिकित्सा इसको अपने एक व्यवसाय नहीं मान के इसको एक सेवा का माध्यम समझे। और हमारी क्या है कि बचपन से मेरी खुद की ये हॉबी थी, जबकि मेरा बैकग्राउंड न कोई मेडिकल लाइन से था, एक मिडिल क्लास से, जैसे हम बिलिंग करते हैं अपन खुद, फिर भी अपना एक सपना था, मेरा खुद का सपना था कि मैं एक भविष्य में डॉक्टर बनूं और गरीबों की सेवा करूं। तो उस माध्यम में क्या कि आगे जैसे हमने पढ़ाई की और हमारे लायक जो भी, अब उतनी क्या हमारी एक आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो उस हिसाब से उतना हम आगे नहीं कर पाए और न उतना हमें नॉलेज था भी मेडिकल लाइन में क्या क्या चीज़ें होती है आगे कोर्सेज। हाँ, तो वो क्या सारी चीज़ें अपने सामने नहीं आ पाई, बैकग्राउंड मिला नहीं, तो उस वजह से या जो हम नहीं कर पाए, हमें जैसा मेडिकल लाइन में जैसा लगा, जहाँ जैसा मिला वहाँ हमने किया, कोशिश करके काफ़ी मेहनत की। उसमें हमने क्या कि एजुकेशन के फील्ड में भी किया, मेडिकल के फील्ड में भी किया, दोनों कॉलेज एक साथ किए। फिर जब हमें लगा कि हम जिस काम को नहीं कर पाए, तो शायद ये सपना था कि कोई एक बच्चा तो कम से कम करे। संयोग से दोनों बच्चे कर रहे हैं। संयोग से ये ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है, एक हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है और हमारे घर वालों के, बुजुर्गों के, सभी के आशीर्वाद से हो रहा है कि बच्चों ने मेहनत की, उनकी किस्मत, उनकी मेहनत कह सकते हैं अपन तो एक माध्यम है। पर हमारी जैसी इच्छा थी कि ऐसा हो, तो बच्चे ने ऐसे शुरुआत में पढ़ाई में अच्छे टैलेंट थे, तो उनके हॉबी के हिसाब से अपन ने कोई प्रेशर नहीं किया। उन्होंने बैकग्राउंड में देखा कि घर में जब सारा मेडिकल लाइन का काम है, तो उनको भी ऐसा इंटरेस्ट हुआ कि हमें भी डॉक्टर बनना चाहिए, अपनी भी इच्छा थी, तो कोचिंग करवाई। स्थानीय विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद कोटा में कोचिंग किया। कोटा से कोचिंग बाद में जैसे कंपटीशन दिया, कंपटीशन फाइट हुआ, पर एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, तो अपन क्या जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो ठीक है, जैसा भी है वो प्राइवेट कॉलेज मिला।
तो अपन ने यहाँ चांस भी नहीं लिए, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता। भारत में और मध्य प्रदेश में ग्रामीण एरियो में हम देखें तो डॉक्टर की काफ़ी कमी है। जी। तो इस कमी को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है और आपका क्या योगदान रहेगा इसमें? देखिए, ये बात तो आपने सही बोली है कि हमारे देश भर में और हमारे प्रदेश में और इवन हमारे एरिया में सब तरफ डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी चल रही है। इस चीज़ को सबसे पहले तो इस तरह पूरा करने का है कि बच्चों को जागरूक करें ताकि वो इस फील्ड में आए। दूसरी चीज़ मेरी तरफ से कि अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ, पीजी की तैयारी कर रहा हूँ, और होपफुली ये चीज़ भी हुई, एमबीबीएस भी हुई तो आगे पीजी भी कंप्लीट होगी। और मेरा यहाँ पर योगदान देने का ये है कि मैं कुछ सुपर स्पेशलिटी या कुछ किसी पर्टिकुलर एक एरिया में या किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिटी करके आऊँ और यहाँ के हमारे जो लोकलाइट, जो हमारे नागरिक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है जी, उनमें अपना योगदान दूँ। और काफ़ी ज़्यादा सोच रखा है मैंने इन सब चीज़ों में, हेल्थ कैंपेन लगाना, अलग अलग कैंप लगाना, पोस्टर से लोगों को जागरूक करना। ये तो बड़ा जानकर खुशी हुई कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें एक अर्बन लाइफ मिले, मगर आप गाँव की ओर वापस आना चाहते हैं। कहीं पर भी आप जहाँ पर भी जॉब करें और आपके दिमाग में जो गाँव को लेकर जो थ्योरी है वो काफ़ी अच्छी लगी हमें। जी। तो एक लाइन में अगर मैं पूछूं कि नीट पास करने का कोई मंत्र एक लाइन में, तो क्या होगा? नीट पास करने का मंत्र सिर्फ यही है, आंखें बंद करो, मन में सोचो कि बस जो मेरा सपना है उसको सिर्फ एम बनाओ कि मुझे क्लियर करना है, मुझे निकलना है, और मैं जितनी मेहनत कर सकूं उतनी मेहनत करना है। तो ये थे हमारे बीच सिंगोली अंचल के युवा डॉक्टर एमबीबीएस, और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत सारी जानकारियों से लाभान्वित कराया, और इनकी सोच जो ग्रामीण कल्चर के प्रति और ग्रामीण परिवेश के प्रति अपना योगदान देने को लेकर है, उसके लिए भी हम आपकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।